अच्छा जी। लास्ट लेक्चर में हमने ये रिएक्शन पढ़ा था फॉर हेलो हाइड्रेशन और यहाँ तक सारी बात हो गई थी। अगर आपके पास अ, इस रिएक्शन में अगर आप देखें तो ये एक सिमेट्रिक एल्कीन है। तो आपकी मर्जी है कि क्लोरीन जिधर ऐड करना चाहें और ओएच को कहाँ पे ऐड करना चाहते हैं आप कर लें। लेकिन जिधर एसिमेट्रिक एल्कीन हो तो फिर आप जानते हैं कि मार्कोनिकोव रूल जो है वो फॉलो होगा। लाइक ये देखिएगा प्रोपीन है और ये हाइपोक्लोरस एसिड के साथ इसका रिएक्शन है और ये सबसे पहले अटैक हो गया है इस इलेक्ट्रोफाइल को, ये इलेक्ट्रॉन मिले, देखिए ये क्लाउड, ये बॉन्ड टूट गया और ये बॉन्ड अब या तो इस कार्बन के साथ बनेगा क्लोरीन का या उसके साथ। अगर इसके साथ बन जाता है तो ये प्राइमरी कार्बोकेटायन होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये स्टेबल नहीं है। लेकिन अगर क्लोरीन को इधर अटैच कर ले तो पॉजिटिव चार्ज उस पे आएगा और ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। तो मार्कोनिकोव रूल यही था कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन in alkenes will occur through the formation of most stable carbocation। देखिए हमने क्लोरीन को यहाँ पे ऐड कर दिया या शॉर्ट वर्ड्स में आप इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को आप उस कार्बन के साथ अटैच कर लें कि जिसके साथ ऑलरेडी हाइड्रोजन की तादाद ज्यादा है। तो हमने यहाँ पे अटैच कर दिया क्लोरीन को और जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है तो वो इस कार्बन के साथ अटैच होगा। अब ये कंपाउंड बना हमारे पास 1 क्लोरो 2 प्रोपेनॉल। ठीक है, और नाम कैसे पड़ गए, 3 कार्बन है तो प्रोपेन हुआ। फंक्शनल ग्रुप OH है। हेलोजेंस नोमेनक्लेचर में फंक्शनल ग्रुप नहीं लिए जाते। OH यहां पर मौजूद है। नंबरिंग आप इधर से करें तो भी ये 2 पे है, इधर से नंबरिंग करें तो भी ये 2 पे है। देखिए ना 1 2 3, इधर से नंबरिंग करें 1 2 3, तो ये है 2 प्रोपेनॉल। तो जाहिर है कि जब फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पे नंबरिंग ना हो सके या सेम हो दोनों साइड से तो फिर हम सब्स्टिट्यूएंट की बुनियाद पे नंबरिंग करते हैं। 1 पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, यहाँ पर 1 पर सब्स्टिट्यूएंट है तो हमने नंबरिंग यहाँ से की, सब्स्टिट्यूएंट को पहले लगा 1 क्लोरो, ये आप सही कर ले, क्लोरो स्पेलिंग में आगे पीछे हो गया है, 1 क्लोरो 2 प्रोपेनॉल। तो एसिमेट्रिक अल्कीन्स के साथ मार्कोनिकोव रूल के थ्रू एडिशन होगी और ये मैंने इसको सही कर दिया है, ये है 1 क्लोरो 2 प्रोपेनॉल। आज हम स्टार्ट लेंगे हाइड्रोजिनेशन से। हाइड्रोजिनेशन जो है ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन है और इसका मैकेनिज्म ये वाला नहीं है जो कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का बाकी रिएक्शन जो मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। दर हकीकत ये मेटल के सरफेस पे ये रिएक्शन होता है। रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी अल्कीन्स या अल्काइंस, इनके साथ जो रिएक्शन है तो इसको कहा जाता है हाइड्रोजिनेशन। देखिए हाइड्रोजिनेशन के लिए हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। कमर्शियली तो ज्यादातर निकल ही यूज होता है और जो टेम्परेचर दरकार है तो 250 टू 350 डिग्री सेंटीग्रेड। ज्यादातर जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं उनके लिए यही टेम्परेचर दरकार होता है, बिकॉज ऑर्गेनिक रिएक्शन में या तो कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है और इन बॉन्ड्स के लिए एनर्जी जो है वो कमोबेश इस टेम्परेचर के करीब के टेम्परेचर्स पे ये एनर्जी अवेलेबल होती है। और साथ साथ यहाँ पे निकल भी मौजूद है तो निकल भी इन बॉन्ड्स को तोड़ने में हेल्प करता है, हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को तोड़ने में और इसके बॉन्ड को तोड़ने में। तो निकल की मौजूदगी में 250 टू 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ रिएक्शन करके पाई बॉन्ड टूट जाएगा और मजीद 2 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे, ये बन गया ईथेन। तो ईथीन कन्वर्ट हुआ ईथेन में। लेकिन अगर प्लाटिनम या पैलेडियम इस्तेमाल कर लेते हैं एज ए कैटलिस्ट तो फिर यही रिएक्शन जस्ट रूम टेम्परेचर पे हो जाता है, किसी हीट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन प्लाटिनम और पैलेडियम ये एक्सपेंसिव मेटल्स हैं तो जनरली कमर्शियली जो है तो निकल का इस्तेमाल होता है। ये फिर आप देख रहे हैं प्रोपीन, प्रोपीन की हाइड्रोजनेशन होगी, वही कंडीशंस हैं तो बनेगा प्रोपेन। डबल बॉन्ड टूट जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर ऐड होगा, एक इधर होगा, ये एक सिंपल सा रिएक्शन है। वेजिटेबल ऑयल्स, जितने भी ऑयल्स हैं वेजिटेबल ऑयल्स, इनको घी में कन्वर्ट किया जा सकता है बिकॉज वेजिटेबल ऑयल्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है। तो अगर हाइड्रोजनेशन की जाए तो इसको वेजिटेबल घी में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी इस रिएक्शन का हाइड्रोजनेशन का इस्तेमाल कमर्शियली
घी बनाने के लिए किया जाता है। यानी नॉर्मल जो ऑयल होते हैं लाइक फॉर एग्जांपल सनफ्लावर ऑयल और कैनोला ऑयल और इस तरह के कुछ ऑयल्स हैं कि या ऑलिव ऑयल है, इनको तो हम यूज़ कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग इनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वेजिटेबल ऑयल्स हैं कि जिनका ज़ायका अच्छा नहीं होता। ये ज़्यादा ये स्मेल भी अच्छी नहीं होती, ज़ायका भी अच्छा नहीं होता, टेस्ट वगैरह। तो फिर उनकी हाइड्रोजनेशन करके इस तरह के ऑयल को घी में कन्वर्ट किया जाता है। और घी बनाने के लिए इन ऑयल्स का यूज़ नहीं होता। ये जो ऑलिव ऑयल है या सनफ्लावर ऑयल है, पीनट ऑयल है, वॉलनट है, अखरोट का तेल और बादाम का तेल, ऐसा नहीं कि इसको घी में कन्वर्ट करते बल्कि बेकार सा ऑयल होता है। कुछ पाम ऑयल्स हैं, उनका यूज़ होता है और कॉटन सीड ऑयल का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा जी, अब छठा रिएक्शन है, ये है इपॉक्सिडेशन। ये इपॉक्साइड क्या है? देखिए, ये लिंक जो है ये इपॉक्साइड लिंक कहलाता है। कैसा लिंक है कि कार्बन कार्बन का सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन कार्बन और कार्बन थ्रू ऑक्सीजन अटैच है। ये लिंक इस तरह का जो है ये इपॉक्साइड लिंक कहलाता है और इन कंपाउंड्स को इपॉक्साइड्स कहा जाता है। Epoxides compounds हैं in which the adjacent carbon atoms are also attached through oxygen atom. Adjacent carbon atom जो है they are also attached through oxygen. ये epoxide link कहलाता है। ये epoxides वगैरह जो होते हैं तो उनको adhesives बनाने में इस्तेमाल किया जाता है epoxides. They are produced by the reaction of alkene with oxygen. कैटलिस्ट की मौजूदगी में सिल्वर यानी चांदी जो है उसको कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और जो अल्कीन है वो और ऑक्सीजन इन दोनों का मिक्सचर कैटलिस्ट से पास करते हैं एट सर्टेन टेम्परेचर और फिर हमारे पास अ, बन जाते हैं इपोक्साइड। लाइक ये देखें, इथीन है, ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके सिल्वर ट्यूब्स हों या ग्रेन्स हों और इतने हाई टेम्परेचर पे, तो अगर इसको सिल्वर के ट्यूब से पास करें तो सिल्वर के सरफेस पे रिएक्शन होगा, इसका अपना मैकेनिज्म है और ये कन्वर्ट हो जाता है। यानी ये पाई बॉन्ड टूटा और ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना दिया इसके साथ भी और इसके साथ भी, ये कंपाउंड बना जिसे कहा जाता है इथाइलिन इपोक्साइड। इथाइलिन इपोक्साइड। अगर इसकी हाइड्रोलिसिस की जाए, यानी जो बड़े चेन वाले हैं लाइक प्रोपाइलीन इपोक्साइड और ब्यूटाइलीन इपोक्साइड वगैरह, तो इस तरह के जो और इसके अलावा में इससे भी बड़े 6, 7, 8 वाले कार्बन वाले उस तरह के इपोक्साइड जो हैं तो उनको ये एडहेसिव्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है लाइक के समद बॉन्ड वगैरह या मुख्तलिफ किस्म के जो ग्लूज हैं उनको बनाने में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इथाइलिन इपोक्साइड की ज़्यादातर जो इसका यूज़ है तो वो इथाइलिन ग्लाइकोल बनाने में करते हैं। जब हाइड्रोलिसिस इसकी की जाए, इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स हैं। ये हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज है, ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिवली चार्ज है। तो ये लोन पेयर इसको मिलते हैं। हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये ऑक्सीजन ले लेगा। तो हाइड्रोजन आयन यानी एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन ऐड हुआ इधर, तो अब इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा बिकॉज़ इसने इलेक्ट्रॉन दिया है। तो ये जो है अपने ये यहाँ से ये OH देखिए ना, H अटैच हो चुका है। O ने इलेक्ट्रॉन चूंकि दिए थे, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां से ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये जो बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो जो OH है वो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। सो लिहाजा एक OH इधर आया ये वाला और जो दूसरा OH है वो यहां पे आ गया, इधर अटैच हुआ। ये कंपाउंड बना इथाइलिन ग्लाइकोल या 1,2 इथेन डायोल। इस कंपाउंड की अहमियत यह है कि इसको ये जो रेडिएटर कूलेंट होते हैं तो उनमें रेडिएटर में ये इस्तेमाल करते हैं एज़ ए कूलेंट और गाड़ियों का जो रेडिएटर होता है। और दूसरी अहम बात इसकी ये है कि अल्कोहल जो होते हैं, तो वो पानी के जो फ्रीज़िंग पॉइंट है, पानी के जो फ्रीज़िंग पॉइंट है, तो वो इंतहाई कम कर लेते हैं, ये वाला पानी आसानी से फ्रीज़ नहीं होगा। तो फिर ऐसे इलाके जहाँ पे अ, बड़ी हाइट पे आप चले जाते हैं, मिसाल के तौर पे नारान वगैरह और बाबूसर टॉप या इस तरह मज़ीद आप चले जाते हैं हाइट्स में, तो फिर वहाँ पे गाड़ी अगर आप खड़ी कर देते हैं, तो बड़ी बर्फ़ पड़ती है और अगर पूरी रात इस तरह बर्फ़बारी होती रहे, तो पानी जो है वो फ्रीज़ होगा, तो फ्रीज़ होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाता है उसका। पानी जो है अपॉन फ्रीजिंग वो एक्सपैंड कर जाता है।
तो जब वॉल्यूम इसका बढ़ेगा रेडिएटर फट जाएगा। लिहाजा इथाइलिन ग्लाइकोल का इस्तेमाल इस तरह के केसेस में किया जा सकता है। नॉर्मल टेम्परेचर पे जो गर्म इलाके हैं हमारे, तो वहाँ पे इसको गाड़ियों में डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। सातवां रिएक्शन जो है ये ओज़ोनालिसिस है। ओज़ोनोल ओज़ोनालिसिस ओज़ोन ओज़ोन हमारे एटमॉस्फेयर के ये जो जिधर हम सांस ले रहे हैं ये तो आप जानते हैं कि ट्रोपोस्फेयर है। ये ऊपर जब आप जाते हैं तकरीबन इस तरह के 10-11 किलोमीटर तक आप पहुंच जाते हैं, तो फिर एक हमारे एटमॉस्फेयर का इलाका है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन मौजूद होती है। ओजोन ऑक्सीजन का एक एलेट्रॉप है और O3 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अल्कीन जो है वो ओजोन के साथ रिएक्शन करते हैं। ओजोन रिएक्ट्स विद अल्कीन टू प्रोड्यूस ओजोनाइड्स। ओजोनाइड तो डायरेक्ट नहीं बनता, पहले एक और कंपाउंड है इसको हम कहते हैं मोलोजोनाइड, और फिर वो मोलोजोनाइड रीअरेंज होके ओजोनाइड बना देता है। और ओजोनाइड जो है वो आगे फिर कार्बोनाइल कंपाउंड पैदा करता है। या तो कीटोन्स पैदा होंगे या एल्डिहाइड्स हो सकते हैं या दोनों भी हो सकते हैं अपॉन हाइड्रोलिसिस। और कोई रिड्यूसिंग एजेंट जनरली हम जिंक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम जरा एक रिएक्शन लिख लेते हैं। ये आप देख रहे हैं ये रिएक्शन, ठीक है ना, अल्कीन है। याद रखिएगा कि यहाँ पे दो दो तीन स्टेप्स होते हैं और उसके थ्रू ये बॉन्ड टूटता है दोनों। मैंने इधर डाले नहीं है बिकॉज ये एफएससी का जो लेवल है इस पे ये आपके सिलेबस में मौजूद नहीं है। तो ये बॉन्ड टूटे और ओजोन जो है तो उसके साथ इसका रिएक्शन हो गया। और ये देखें दो ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच है, एक ऑक्सीजन वो है, और इस कार्बन का कोई बॉन्ड नहीं है। ये कंपाउंड कहलाता है इथाइलिन ओजोनाइड। इथाइलिन ओजोनाइड ये कंपाउंड बना। अब अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करें 100 डिग्री सेल्सियस पर जिंक की मौजूदगी में, तो याद रखिएगा थ्रू अ मैकेनिज्म ये बॉन्ड भी टूटता है, ये वाला, और ये भी टूटता है। तो क्या बना, ये H2C और O। तो ये बन गया है एल्डिहाइड, ये है फॉर्मल्डिहाइड। और ये बॉन्ड भी टूटेंगे दोनों, तो ये भी बन गया CH2O, ये भी फॉर्मल्डिहाइड है। तो दो मॉलिक्यूल बनते हैं, मैंने लिखा नहीं है, हम ज्यादातर बैलेंस नहीं करते ऑर्गेनिक रिएक्शंस को। तो दो मॉलिक्यूल बनते हैं फॉर्मल्डिहाइड के। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे ये प्रोपीन है, प्रोपीन, ठीक है जी, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो ये बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड, और ये कार्बन और वो कार्बन दो कार्बन है तो एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। इस रिएक्शन को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड की पोजीशन मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैसे, आसान सी बात है, दो आइसोमर्स ले लेते हैं, वन ब्यूटीन और टू ब्यूटीन। वन ब्यूटीन जो है तो उसमें चूंकि पहले और दूसरे कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, सो वो टूटेगा तो फॉर्मल्डिहाइड और प्रोपियोनल्डिहाइड बनेगा। टू ब्यूटीन में चूंकि 2 और 3 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है तो वो टूट जाएगा और दोनों मॉलिक्यूल जो होंगे वो एसिटल्डिहाइड के बनेंगे। तो ये है ओजोनालिसिस। अब आखिरी रिएक्शन है और वो है पॉलीमराइजेशन। पॉली कहते हैं मैनी, आप पोली कहें पॉली कहें, पॉलीमराइजेशन। मराइजेशन मेरोज से ये लफ्ज आया और इसके माने हैं यूनिट के। मैनी पॉली, मैनी मेरोज यूनिट, मैनी यूनिट मतलब जब बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल मिलके, मैनी मॉलिक्यूल मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो प्रोडक्ट जो है वो पॉलीमर कहलाएगा, और जिनसे बना वो मोनोमर कहलाता है। पॉलीमराइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल दे रिएक्ट टू प्रोड्यूस कंपाउंड ऑफ वेरी हाई मॉलिक्यूलर मास। ये काफी ज्यादा होता है, इसका मोलर मास कोई जो पॉलीमर्स हैं तो वो 10,000 से लेके 1000 ग्राम पर मोल इनका मॉलिक्यूलर मास होता है। जिन मॉलिक्यूल से ये बना लॉन्ग मॉलिक्यूल, इसको कहा जाए मानोमर। मानो का मतलब है वन, मर यूनिट, मानोमर वन यूनिट। तो मिल के क्या बना, पॉलीमर। हम ले लेते हैं इथीन। इथीन जो है ये इसकी पॉलीमराइजेशन होगी पोली इथाइलिन बनेगा। प्रोपीन की पॉलीमराइजेशन होगी तो पोली प्रोपाइलिन बनेगा। ब्यूटीन की पॉलीमराइजेशन कर लेंगे तो पोली ब्यूटाइलिन बनेगा। आप जो भी अल्कीन लेंगे उसकी पॉलीमराइजेशन होती है। टेम्परेचर, इथीन की पॉलीमराइजेशन के लिए ये 100 to 300 टेम्परेचर दरकार है।
लेकिन प्रेशर खास तौर पे नोट कीजिएगा, इंतहाई ज्यादा प्रेशर 1000 टू 2000 एटमॉस्फेयर, बिकॉज ईथीन गैस है, ठीक है जी, और इसके मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। अब जब पॉलीमराइज होगा और पॉलीइथाइलिन बनेगा, पॉलीइथाइलिन सॉलिड है, सॉलिड का यानी गैस जो है उसको आप कंप्रेस कर रहे हैं सॉलिड में, तो यही वजह है कि बहुत ज्यादा प्रेशर इस्तेमाल होता है। ये रिएक्शन खुद होगा नहीं, इसके लिए हमें दरकार है अल्काइल पेरोक्साइड, और वो कैटलिस्ट नहीं है बल्कि क्या है, इनिशिएटर है। इस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट भी दरकार होता है, लेकिन अल्काइल पेरोक्साइड एज ए इनिशिएटर हम इस्तेमाल करते हैं, यानी अल्काइल पेरोक्साइड जो है ये रिएक्शन को शुरू कर देता है। लाइक ये आप देख सकते हैं, NCH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्काइल पेरोक्साइड, तो ये N मॉलिक्यूल्स मिलके, तो ये देखें CH2 ये इथाइलिन हुआ, तो ये पॉलीइथाइलिन हुआ। और आप ये नोट कर रहे हैं कि जो OR है ये R2O2 टूट जाएगा और 2RO रेडिकल्स बनाएगा। RO रेडिकल फिर इस पे अटैक करता है और ये मुसलसल होता जाएगा, यानी जो चेन है इसके आखिर में अल्काइल ऑक्साइड मौजूद है। पॉलीइथाइलिन से काफी सारी चीजें हम बना सकते हैं, शॉपिंग बैग्स बनाए जाते हैं और कंघियां वगैरह और डस्टबिन, और ये आप देख रहे हैं काफी सारे कंटेनर्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, बाल्टियों वगैरह, और ये चीजें बनाते हैं। लेकिन एक चीज है कि ये पोल्यूशन है और इसका खात्मा कभी नहीं होता, मतलब डिकम्पोज होने में, और बहुत ज्यादा हजारों साल ये लेगा, और इस वजह से ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आइसोमेरिज्म पे बात करेंगे।